हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो इन द लास्ट क्लास हमने सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 पे ही हमने सारे क्रिस्टल लैटिस पढ़े हुए थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने आपका उसका निमोनिक्स भी पढ़ा हुआ था कि कैसे हम 7 क्रिस्टल्स जो लैटिस हैं उनको हम याद रख सकते हैं आपके पास। क्लियर। एज वेल एज हमने वहाँ पर आपके पास ये भी पढ़ा हुआ था कि जो मेन फोकस करना है हमको वो करना है किस पे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एज वेल एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। कहने का मतलब हमारे पास ये हो गया कि जो आपका क्यूबिक हो गया एज वेल एज आपके पास बीसीसी हो गया एज वेल एज आपका एफसीसी हो गया, इन 3 पे हमें फोकस करना था। फिर आपको शायद ये भी याद होगा, हमने ये भी पढ़ा हुआ था आपके पास कि टोटल 14 ब्रावे लैटिस होते हैं। क्लियर। जिसमें ऑर्थोरोम्बिक जो था उसमें 4 होते हैं। हमने एंड सेंटर्ड भी पढ़ा हुआ था, बट हमने ये देखा हुआ है कि एंड सेंटर्ड आपका सिलेबस में मोस्टली नहीं है। जो आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चंस वो आपके इन्हीं से पूछे जाएंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से समझ लीजिए कि डेप्थ है सॉलिड स्टेट की। आज का लेक्चर यदि आप नहीं समझ पाए तो न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल करने वाले, बहुत अच्छे, समझ रहे हैं आप। क्लियर। बहुत अच्छे का मतलब ये होगा कि जिसमें करने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा माइंड लगाना पड़ेगा। क्लियर। तो वो लास्ट में करेंगे, पहले पूरा टॉपिक कवर करेंगे आफ्टर डेट। तो यदि आपने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा हुआ है तो आई बटन में आप देख सकते हो, लिंक वहाँ पर गिवन है, वहाँ से भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो। PDF नोट्स चाहिए तो आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हो, RC क्लासेज ऐप। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ऑलमोस्ट number of atoms per unit cell। क्लियर। ये हमारे पास है आज का टॉपिक। अब सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। देखिए सॉलिड स्टेट ऐसा है ना कि सीक्वेंस वाइज है आपके पास। यदि सीक्वेंस से आप पढ़ते जाओ तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहले लेक्चर में हमने बताया कि आपके पास कितने टाइप का सॉलिड्स होता है, फिर हमने बताया कि हमको क्रिस्टलाइन सॉलिड को आगे लेके जाना है, फिर हमने बताया कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, फिर उसमें बताया यूनिट सेल क्या होता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब ध्यान समझिएगा, शायद आप याद करिए, रिकॉल करिए पिछले लेक्चर का। क्यूबिक में हमने बताया था कि क्यूबिक आपका प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा ऑलमोस्ट 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो आपके पास, जिसमें जो एटम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे हो। कहने का मतलब आपके पास जैसे आप एक क्यूब बनाते हो तो उस क्यूब में हमारे पास क्या होता है, समथिंग कुछ ऐसा आपने क्यूब बना दिया एक आपके पास, ये तो आपका क्यूब है ना। नॉर्मली हमारे पास समथिंग कुछ ऐसा आपने क्यूब बना दिया। तो हमने क्या बताया था कि 2 टाइप की यूनिट सेल्स होती हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव में कॉर्नर्स पे होते हैं, नॉन प्रिमिटिव में कॉर्नर के साथ साथ बीच में भी होते हैं। तो जो क्यूबिक था हमारे पास, क्यूबिक का मतलब जो कॉर्नर्स हमारे पास आए थे यहाँ पर। क्लियर। यहाँ पर आपके पास एटम्स थे। तो हमने पढ़ा हुआ है कि क्यूब में आपके पास कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8। तो जब 8 कॉर्नर्स होते हैं तो 8 हमारे पास कॉर्नर्स पे एटम हो गए। अब एटम का जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल। तो यदि आप इसको 3D में ऑब्जर्व करें तो पूरा का पूरा ये एटम है हमारे पास। अब ध्यान समझना, यदि हमने इसको हाफ कर दिया, एटम को हमने हाफ कर दिया तो हाफ इधर, सेमी सर्किल बन गया। उस सेमी सर्किल का यदि हमने हाफ कर दिया, लॉजिक समझ में आ रही है, और उसको यहां से भी हाफ कर दिया, मतलब समझ रहे, हमने हॉरिजॉन्टली कट किया, वर्टिकली कट किया, तो वो सेमी सर्किल पूरे सर्किल का कितना पार्ट हो गया। ध्यान समझिएगा, फिर से सर्किल था, हाफ किया। क्लियर। हाफ वाला अलग रख दिया हमने। अब वो जो सेमी सर्किल मिला हाफ, उसके हमने एक हॉरिजॉन्टली कट, वर्टिकली कट किया, एक हॉरिजॉन्टली कट किया, तो मतलब 4 पार्ट कर दिए उसके। तो वो जो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हुआ हमारे पास, वो पूरे स्फीयर का कौन सा पार्ट हुआ, यस भाई 1/4 तो वहां से हो गया। बात समझ में आ रही है। और 1/4 यहाँ से टोटल क्या हो गया, 1/8। मतलब हमारे पास पूरा जो एक एटम होता है उसको हम 8 पार्ट में यदि डिवाइड करें तो सबसे छोटा वाला पार्ट होता है हमारे पास क्या, 1/8 पार्ट। तो वही लॉजिक होता है हमारे पास सिंपल क्यूबिक में, क्या कि जो ये कॉर्नर्स पे एटम हैं 8, ये पूरा का पूरा यूनिट सेल में नहीं कंट्रीब्यूट करते। यूनिट सेल क्या था, एक स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। क्लियर। कि सबसे छोटा हमारे पास जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस का, उसको हम क्या कहते हैं आपके पास, यूनिट सेल। अब उस यूनिट सेल में 8 एटम्स कॉर्नर्स पे होते हैं, चाहे वो कोई भी हो हमारे पास, तो वो 8 एटम्स कैसा होता है, स्फेरिकल। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि जो आपका कॉर्नर पे एटम होता है पूरा का पूरा नहीं कॉन्ट्रीब्यूट करता है यूनिट सेल को। जैसे हमारे पास ये पेन है, अब हमने इतना पकड़ा हुआ है तो मतलब ये बाकी का बाकी खराब हो गया ना आपके पास, इसका तो कोई यूज नहीं बचा ना। सो वही लॉजिक यहाँ पर भी है कि जो एटम आपके पास पूरा का पूरा होता है उसका यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। अब आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा तो देखिए स्ट्रक्चर में, ये आपका 3D स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे
बहुत सिंपल सा, सबसे नीचे वाला पोर्शन ऑब्जर्व करिए, लेफ्ट वाला। अब आप देखिए जरा, इस पोर्शन का इतना ही पार्ट यदि हम इसके जस्ट इधर रख दें रोटेट करके, तो मतलब कुछ ऐसा हमारे पास बना, कुछ ऐसा बना हमारे पास, ऐसा। क्लियर? तो ये फ्रंट व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है, इसी के बैक भी इतना ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो यदि इतना जितना फ्रंट है उतना यदि हम बैक में कंबाइन करा दें तब जाकर के पूरा हाफ होगा। बात समझ में आ रही है? पहले कितना था? पहले केवल इतना रखा हुआ था, हमने इसी को रोटेट करके यहां पर ऐड कर दिया तब ये इतना आया, तो ये फ्रंट व्यू आया। बैक में यदि इतना ही ऐड कर दें तो पूरा का पूरा एटम का हाफ हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? जब हम इतना ही पोर्शन इसके पीछे ऐड कर दें तो पूरा का एटम का जो है ये हाफ पोर्शन हो जाएगा, और यदि उतना ही पूरा हाफ पोर्शन नीचे ऐड कर दें तो पूरा का पूरा एटम बन जाएगा। कहने का मतलब कि यदि हमें ये इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में इतना पोर्शन केवल दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये पूरे एटम का 1/8 पार्ट है, पूरे एटम का जो यहाँ पर आपका प्रेजेंट है। तो मतलब ये पूरा का पूरा नहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है यूनिट सेल को। बात समझ में आ रही? इसका 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे पास। इसको 1/8 वाला लॉजिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम फिर से रिपीट कर दें, पूरा एटम बीच से कट किया, हाफ हो गया, उसको ऐसे कट किया हमने तो 1/4 हो गया, फिर से उसको ऐसे कट कर दिया तो मतलब 1/8 हो गया। बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर? पहले हमने हाफ किया, फिर ऐसे कट किया, फिर ऐसे कट कर दिया। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? ये हमारे पास हो गया हाफ, ये हो गया हमारे पास ऐसा, और फिर उसको हमने ऐसे कट कर दिया तो मतलब 1/8 पार्ट हमको मिल गया। वो आपका कंट्रीब्यूशन करता है यहाँ पर, वही आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में दिख रहा है। अब आप देखो जरा, हर एक कॉर्नर पे 1/8 1/8 1/8 1/8 करके टोटल 8 कॉर्नर्स हैं। बात समझ में आ रही है? और एटम आपका क्यूबिक जो यूनिट सेल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होता है? कॉर्नर पे, केवल कॉर्नर पे, और कहीं पर भी नहीं होता हमारे पास। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होता है, और जो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन होता है एक एटम के थ्रू 1/8 होता है। तो 1/8 होता है एक एटम के थ्रू। टोटल आपके पास 8 कॉर्नर्स मतलब 8 एटम्स हैं, तो हर एक एटम का 1/8 यदि काउंट होगा तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, 1 एटम पर यूनिट सेल। बात समझ में आ रही है? तो यहां से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि जब कभी भी आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा कि यूनिट सेल कैसा है? क्यूबिक, तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना है कि भैया यदि इसमें यूनिट सेल है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 1 एटम पर यूनिट सेल होगा। मतलब ये समझ लो कि पूरा का पूरा ये आपका यूनिट सेल बना हुआ है, और यदि हम आपसे बोलें कि इसमें कितने एटम्स हैं तो 1 एटम है। हालांकि हैं 8, लेकिन सबका 1/8 पार्ट काउंट हो रहा है, तो टोटल आपके पास क्या आ जाएगा? 1। लॉजिक समझ में आया? क्लियर हुआ हमारे पास? तो बस यही चीज़ समझानी थी आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो क्या आंसर आ गया कि डैट मीन्स इसी को बोलते हैं हम जेड। तो हम कह सकते हैं कि यदि आपके पास सिंपल क्यूबिक है तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। डैट मीन्स 1 एटम पर यूनिट सेल। क्लियर? अब देख लो जरा फिगर नंबर 2 आपके पास, ये हम पढ़ रहे हैं आपके पास बीसीसी के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं आपके पास? बीसीसी के लिए। अब आप देखो जरा, बीसीसी में हमने क्या पढ़ा हुआ था कि कॉर्नर्स पे तो 8 होते ही होते हैं, और जब हमने इनके डायगोनल्स को मैच किया हुआ था तो यहां पर भी एक एटम आ गया था, और ये एटम आपके पास पूरा का पूरा हमारे पास अंदर होता है यूनिट सेल के। आप देख पा रहे हो फिगर में कि पूरा का पूरा ये आपका उसके अंदर है, कोई भी आपका इसको कट नहीं कर रहा है। तो मतलब आप समझो कि बीसीसी में 8 कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, चाहे कोई भी हो हमारे पास, कोई भी आपका यूनिट सेल हो, 8 तो कॉर्नर पे होंगे ही होंगे। एज वेल एज बीसीसी में सेंटर वाला भी एक एटम काउंट हो गया, तो पूरे 8 कॉर्नर से कितने एटम मिले? 1। अभी पढ़ा हमने, और सेंटर से क्या मिला? 1। तो डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यदि आपके पास बीसीसी है तो बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाती है? 2। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी क्रिस्टल लैटिस आपका बॉडी सेंटर्ड है तो इसका मतलब कि पूरे के पूरे बीसीसी यूनिट सेल में 2 एटम केवल लगे हुए हैं। वास्तव में एक जो आपका यूनिट सेल है उसमें 2 एटम्स आपके लगे हुए हैं, तब जाकर के वो आपका प्रिपेयर हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है हमारे पास? क्लियर है? अब आ जाते हैं आपके पास एफसीसी में। अब एफसीसी का फिगर देखिए हमारे पास। फिगर से पहले फिगर आपका वहाँ पर है, यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि एफसीसी में एक चीज़ और ऐड हो जाती है। ये सेंटर वाला पोर्शन तो हट जाता है, यहाँ पर आपके पास इनके जो फेस हैं, अब ये तो हमने 4 फेस आपको दिखा दिए, और एक टॉप में भी होता है, एक बॉटम में भी होता है, तो टोटल 6 फेस होते हैं। क्लियर? अब फिगर में ऑब्जर्व करो, आप फिगर में ऑब्जर्व कर रहे होगे कि तो आप देख रहे हो कि हाफ पोर्शन आपके पास निकला हुआ है। मतलब ये हो गया कि एक जो फेस होता है
फेस सेंटर्ड क्यूबिक में एक फेस वो हाफ एटम को कंट्रीब्यूट करता है, आधा एटम आपका उसका काउंट होता ही नहीं है। आप फिगर में डायरेक्टली देख सकते हो, ऊपर भी देख सकते होगे, सिर्फ और सिर्फ हाफ काउंट हो रहा है, राइट साइड में भी हाफ हो रहा है, नीचे भी हाफ हो रहा है। ऐसे करके आपके पास 6 फेस है, हर एक फेस, ध्यान समझिएगा हम क्या बता रहे हैं आपको कि ये जो आपका एटम है, क्लियर। तो आप यदि ये सोचो कि इस फेस के थ्रू ये पूरा का पूरा एटम इसमें कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका हाफ पोर्शन यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट होता है, हाफ पोर्शन आपका अनरिमेनिंग रह जाता है, मतलब रिमेनिंग रह जाता है, वो आपका यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो टोटल फेस कितने हो गए 6, और एक फेस के थ्रू आपके पास कितना एटम ऑलमोस्ट काउंट हो रहा है, हाफ। एक फेस के थ्रू हाफ हो रहा है, टोटल 6 फेसेज हैं, तो यहां से जो 3 एटम्स आ गए ये किसके थ्रू आ गए, फेस के थ्रू आ गए। और आप देख रहे होगे कि एफसीसी वाले केस में एक कॉर्नर पे तो रहता ही रहते हैं 8 एटम्स, तो उनके थ्रू 1 मिल गया। तो मतलब आपके पास टोटल कंडीशन क्या हो गई, Z = 4। तो 3 कहां से मिले, फेसेस से, क्योंकि एक फेस हाफ एटम को कंट्रीब्यूट कर रहा है, 6 फेसेस 3 एटम को करेंगे, प्लस एक मिल गया कहां से, कॉर्नर से। तो मतलब यदि आपके पास कोई भी यूनिट सेल एफसीसी है, तो इसका मतलब साफ है कि उस एफसीसी यूनिट सेल में 4 एटम्स कंबाइन हुए हैं उसको बनाने में। तो ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो याद रखना आपको Z = 1, यदि आपके पास सिंपल क्यूबिक बोला गया है क्वेश्चन में, तो मतलब Z की वैल्यू 1 है, मतलब 1 एटम पर यूनिट सेल। याद समझिएगा, 1 एटम पर यूनिट सेल। व्हाट इज यूनिट सेल, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट 3D ऑलमोस्ट फिगर या लैटिस ऑफ एनी क्रिस्टल लैटिस। बात समझ में आ रही है। यदि आपके पास वो BCC है तो Z की वैल्यू 2 हो जाएगी, डेट मीन्स 2 एटम्स पर यूनिट सेल। और यदि आपके पास वो FCC है तो मतलब Z = 4, डेट मीन्स 4 एटम्स पर यूनिट सेल। क्लियर। तो ये चीज़ याद आ गई, आपको समझ में आ गया। Z = 1 क्यूबिक के लिए, 2 BCC के लिए, 4 आपका FCC के लिए। अब आ जाते हैं हम आपके पास इसके नेक्स्ट टॉपिक में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जब ये लैटिस पूरा यूनिट सेल फॉर्म होता है तो जो इनके एटम्स होते हैं उनके बीच में स्पेसिंग क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है और उनकी रेडियस क्या होती है। ये भी आपका मोस्टली क्वेश्चन से पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन में। क्लियर। तो ये पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। रिलेशन बिटवीन distance of neighboring atom and radius of atom। क्लियर। तो इसको R बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, D बोलते हैं। एंड एज लेंथ को हम क्या बोलते हैं, A। ये आप समझ लीजिए बेसिक है पूरा आपके पास सॉलिड स्टेट का। सॉलिड स्टेट स्टूडेंट्स को इसीलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि वो शुरुआत ही उसकी गलत कर देते हैं, और गलत करने के पीछे रीज़न भी है क्योंकि ये आपको डायरेक्टली समझ में आना बड़ा डिफिकल्ट है। तो इसलिए कोशिश तो पूरी है कि आपको समझ में आए, इसीलिए हम आपको 3D फिगर्स भी दिखा रहे हैं ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए। आगे आपकी एफर्ट्स हैं कि कितना आप कर सकते हो कैरी उसको। खैर, तो अब आप देखो जरा, सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर है। फिगर में आप देख पा रहोगे, फिगर में आप ये देख पा रहोगे कि सिंपल सा एक आपका ऑलमोस्ट क्यूबिक सेल बना हुआ, क्यूबिक यूनिट सेल बना हुआ है। उस क्यूबिक यूनिट सेल में आप देख पा रहोगे कि जो डिस्टेंस हमारे पास एटम्स की दी गई है वो का कॉर्नर पे दिखे। अब उनके बीच में जो आप एज लेंथ देख पा रहोगे वो क्या है हमारे पास, A। क्लियर। बात समझ में आ रही है। उसी के जस्ट नीचे उसका 3D फिगर देखो आप। क्लियर। अब 3D फिगर में आप क्या देख पा रहोगे कि जो यूनिट सेल है उसमें जो एटम्स है वो एक दूसरे से ज्वाइन है, एक दूसरे से अटैच है। कहने का मतलब कि कुछ ऐसी कंडीशन हमारे पास जनरेट हो रही है, समथिंग कुछ ऐसी कंडीशन। तो यदि हमें बोलना है कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, तो सेंटर से डिस्टेंस काउंट होती है ये, और इसको हमने बोल दिया क्या, D। बात समझ में आ रही है। ऊपर वाले फिगर में आप देख पा रहोगे कि जो AB है, AB के बीच की डिस्टेंस क्या है, A। नीचे उसका 3D रिप्रेजेंटेशन है जहां पर दोनों एटम्स आपके पास क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। और ज्वाइन करने का मतलब साफ है कि उनके बीच के जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो क्या होगी, D। तो वही लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ नेबरिंग एटम्स, कि यहाँ पर जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को डायरेक्टली टच कर रहे हैं। तो जब टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, D। तो हम कह सकते हैं कि यही D आपके पास इक्वल हो जाएगा किसके, AB के। और AB किसके इक्वल है हमारे पास, A के। A क्या है हमारे पास, एज लेंथ। एज लेंथ का मतलब क्यूब है। तो अब क्यूब में तो आपने पढ़ा ही हुआ है कि सारी एज क्या होती है, सेम होती है। तो उस एज लेंथ को हमने क्या बोल दिया, A।
तो मतलब जो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी नेबरिंग एटम की वो क्या हो जाएगी ए, क्योंकि एक दूसरे को डायरेक्टली टच कर रहे हैं। और यहाँ से यदि हम रेडियस निकालना चाहें तो वो हम देख सकते हो आप, रेडियस यदि निकालनी है तो इस पूरे का हम क्या कर दें, हाफ कर दें। तो जब हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास a/2। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो यदि आपके पास यूनिट सेल क्यूबिक है तो वहां पर नेबरिंग एटम्स, मतलब नेबरिंग का मतलब समझ रहे हैं कि एक के बगल में जो दूसरा एटम है वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। और याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्यूबिक में ही वो टच करते हैं, और ना तो बीसीसी में टच करेंगे और ना ही एफसीसी में टच करेंगे। ये आगे हम पढ़ रहे हैं अभी। क्लियर, बात समझ में आ रही। तो सिर्फ और सिर्फ किस में टच करेंगे हमारे पास, यस, सिंपल क्यूबिक में। बात समझ में आ रही है। तो डैट मीन्स हमारे पास डिस्टेंस क्या होगी सिंपल क्यूबिक में a, और रेडियस क्या होगी a/2। मोस्टली एक चीज याद रखिएगा, ऑलमोस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, देखिएगा, इन प्योर एलिमेंट्स d इज या रेडियस r इज ऑलवेज d/2। क्लियर, कि जो रेडियस होती है हमेशा नेबरिंग एटम्स की डिस्टेंस के बीच का हाफ होती है। बात समझ में आ रही है हमारे पास कब, जब हमारे पास एलिमेंट्स कैसे हैं, प्योर हैं, मतलब जो क्रिस्टल्स हैं उसमें वो कैसे हैं हमारे पास, प्योर है। यहाँ पर आप स्लैश करके क्रिस्टल कर दीजिए। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि d की वैल्यू a और r की वैल्यू a/2, किसमें, इन केस ऑफ, यस बोलिए, सिंपल क्यूबिक। ओके, नेक्स्ट वाले केस में आ जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट वाला केस, अब बगल में देखिएगा आप जरा, फिगर बना हुआ है। तो वही चीज़ हम आपको बता रहे थे। हम क्या बता रहे थे आपके पास कि यदि हमारे पास एफसीसी है ना, एफसीसी, अब आप बोलो बीसीसी पहले क्यों नहीं किया, तो हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक है, अभी आपको बता रहे हैं क्यों नहीं किया। एफसीसी देख लेते हैं। एफसीसी में देखो जरा आप, लॉजिक सिंपल सा कि ए से सी, ये आपके पास क्या है, डायगोनल गया है हमारे पास, फेस डायगोनल, यही तो कंडीशन है कि पूरा फेस बना हुआ है हमारे पास, और उसमें एक डायगोनल गया है ए से सी। क्लियर, तो उस ए से सी डायगोनल में देख रहे होगे आपके 3 एटम्स आ रहे हैं, मतलब जो एटम ए पर है और जो एटम सी पर है उसके बीच में एक और एटम आ रहा है जिसको हमने बोल दिया क्या, डी। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, कंडीशन समझ में आ रही है। तो यदि हम आपसे कुछ ऐसा बोले, ध्यान से समझिएगा हमारे पास, जैसे कुछ ऐसा हमारे पास बना हुआ है, ये हमारे पास, तो यहाँ से ये काउंट हो रहा है हमारे पास। क्लियर, तो यदि हम इस पूरी डिस्टेंस को आपके पास डी बोल दें, इसको डी नहीं बोलते हैं, इसको हम, यदि आपके पास ये डिस्टेंस कौन सी है हमारे पास, AC है, तो यदि हमें डी की वैल्यू निकालनी है, डी का मतलब समझ रहे हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस, मतलब ये वैल्यू हमारे पास डी है, इस वैल्यू को यदि हमें निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आप देखो, जितना पार्ट ये है उतना पार्ट ये है। बात समझ में आ रही है, मतलब यहाँ से यदि यहाँ तक हम कहने का मतलब कि हम पूरी डिस्टेंस का हाफ कर दें, तो हाफ का मतलब समझिएगा, हाफ का मतलब कुछ यहाँ पर आएगा। बात समझ में आ रही है। तो यदि हम इस पार्ट में से इतने पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये मिल जाएगा, और यदि इतने पार्ट में से इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये मिल जाएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल है किसके, इसके। तो मतलब ये पूरा का पूरा जो पोर्शन हमारे पास है, यदि हम इसका हाफ कर दें तो या तो हम इस डिस्टेंस को ले लें और या फिर हम इन दोनों को ऐड करके ले लें। बात हमारे पास क्या है, बराबर है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कि मतलब ये जो तीनों पोर्शन है, इस केस में आपके पास ये जो पोर्शन है इन दोनों पोर्शन के सम का इक्वल है। कहने का मतलब ये डायमीटर है तो ये दोनों रेडियस हैं, और सब आपस में क्या है, इक्वल है। कहने का मतलब कि इसके 4 बराबर पार्ट किए गए हैं। तो यदि हम हाफ कर देते हैं तो हाफ करने में चाहे तो आप ये वाले पोर्शन ले लो, चाहे तो ये वाले पोर्शन ले लो। तो वही हमने बोल दिया कि डी की वैल्यू क्या आ गई, AC/2। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, बात समझ में आ रही है कि डी की वैल्यू आ गई AC/2। अब निकालना है आपको AC। तो अब देखो जरा कि यहाँ पर आपके पास ट्रायंगल लिखा हुआ है। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम लगा सकते हैं आपके पास क्या, PDT। अब PDT जब हम लगाएंगे आपके पास तो बहुत सिंपल सा लॉजिक हमारे पास, क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, सीधा सा लॉजिक, AC² = AB² + BC², है ना। क्लियर, क्यों, क्योंकि AC हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस, बाकी आपके पास जो है वो क्या हो गया, बेस और परपेंडिकुलर। तो ये पूरा का पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा आपके पास, आप देख पा रहे होंगे ABC पूरा का पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दैट इज द रीजन कि वी कैन अप्लाई PDT। और जब PDT अप्लाई करेंगे तो आप देख लो, AC² = AB² + BC²। अब AB हमारे पास एज लेंथ क्या दी गई है, A, और BC भी क्या दी गई, A। तो यहाँ से AC² कितना हो जाएगा हमारे पास, 2A²। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, √2 है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो D की वैल्यू आ गई वो क्या हो गई, √2A/2।
अब यहाँ से इसको यदि कैंसिल आउट कर दो आप, तो आप देख सकते हो क्या आ जाएगा, a बाई रूट टू, है ना, कि भाई 2 को क्या ले सकते हो, रूट टू इंटू रूट टू, तो रूट टू से एक 2 कट जाए, अरे देख लो भाई आप, 2 को क्या ले सकते हो, रूट टू इंटू रूट टू, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा नीचे केवल रूट टू, ऊपर बचेगा a, तो क्या आ गया d की वैल्यू a बाई रूट टू, और जब d आ गया तो हमने पढ़ा होगा r क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर दो, तो जब इसका हाफ करोगे तो यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a बाई टू रूट टू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके पास, याद रखने कैसे भी करके। तो एफसीसी में क्या हो गया हमारे पास, एफसीसी में आपके पास डी की वैल्यू आ गई कितनी, a बाई रूट टू, आर की वैल्यू क्या आ गई, a बाई टू रूट टू। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस फिगर को ऑलमोस्ट अच्छे से याद रखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जब बीसीसी समझ में आ गया है तो सेम लॉजिक होता है किसमें, एफसीसी में, है ना। अब एफसीसी में देख लो जरा, सॉरी एफसीसी जब आपके पास समझ में आ गया तो सेम लॉजिक होता है हमारे पास बीसीसी में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। फिगर ऑब्जर्व करिए हमारे पास, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सिंपल सा लॉजिक, कि यहाँ पर भी वही कंडीशन, वहाँ पर फेस डायगोनल के लॉन्ग हम दे रहे थे, कि जहाँ पर एटम्स टच कर रहे थे तो फेस डायगोनल के लॉन्ग कर रहे थे, और यहाँ पर जो एटम्स टच कर रहे हैं वो बॉडी डायगोनल के लॉन्ग टच कर रहे हैं, मतलब एडी। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, क्लियर है। तो जब बॉडी डायगोनल्स के लॉन्ग टच कर रहे हैं, वही लॉजिक सेम यहाँ पर, कि जो एडी है, मतलब ए पे एटम है और डी पे एटम है, उसके बीच में भी एक एटम आ रहा है हमारे पास, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ए डी बाई टू, सीधे सीधे बिना किसी प्रॉब्लम के। बात समझ में आ रही, वही कॉन्सेप्ट जो हमने इससे पहले वाले में पढ़ा हुआ है। और जब हमारे पास ये कंडीशन आ गई, अब हमको ए डी की वैल्यू निकालनी है, तो ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, देख लो जरा, ट्रेंगल ए सी डी में हमारे पास, है ना। तो अब जब ए सी डी ले लिया तो सी हमारे पास 90 डिग्री हो गया, तो मतलब हम कह सकते हैं कि ए डी हमारे पास क्या हो गया, हाइपोटेनस ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। क्लियर। अब आप सोचोगे ये सर परपेंडिकुलर लग नहीं रहा है, तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है, और जब उसमें आप ऑब्जर्व करो तो जो सी है वो आपका डेप्थ में, और जब डेप्थ में है तो डैट इज रीजन की वो 90 एंगल का क्रिएट कर रहा है, बात समझ में आ रही, और डैट इज रीजन के वहां पर हमने उसको लेट किया। अब ए सी, अब देखो जरा, ये ए सी जो जा रहा है ये आपका फेस डायगोनल है, याद है कुछ, अभी अभी पढ़ के गया मैं एफसीसी में कि ए सी की वैल्यू क्या आई थी, यस बोलो बोलो जल्दी से, रूट टू है, स्किप करने लगे वीडियो, बैक करने लगे। खैर ए सी की वैल्यू क्या हो गई, रूट टू है, और सी डी की वैल्यू तो आपको पता है एज लेंथ है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या आ गया हमारे पास 3a स्क्वायर, तो यहाँ से ए डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए डी की वैल्यू आ गई रूट 3a। बात समझ में आ रही, और जब एक बार ए डी आ गई तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, रूट 3/2 है, ये आ गई आपके पास डी, और आर क्या आ जाएगा, अब इसका हाफ कर दो तो रूट 3/4 है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन था, ये चीज़ आपको याद रखनी थी, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो आप। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर सिंपल सा, कि यदि आपके पास क्यूबिक है, क्यूबिक यहाँ पर डी लिख लेते हैं, यहाँ पर आर, तो ये हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा हमारे पास a/2। यदि हमारे पास एफसीसी है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a/√2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास a/2√2। और यदि हमारे पास बीसीसी है तो ये हो जाएगा रूट 3/2a, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास रूट 3/4a। ये बहुत यूज होने वाला है क्वेश्चंस में, हर बार यूज होगा कंपटीशन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चंस है वो यही से पुटअप किए जाते हैं। क्लियर, तो इसलिए आपको ये रिजल्ट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कैसे भी करके। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास फिनिश हो गया, जहाँ पर हमने बताया कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन क्यूबिक 1, इन बीसीसी 2, इन एफसीसी 4। क्लियर, उसके बाद हमने रेडियस बता दी, हमने डिस्टेंस बता दी कि सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, डिस्टेंस 2 एटम्स के बीच की और रेडियस उस एटम की, एज वेल एज बीसीसी में हमने बता दिया, एफसीसी में बता दिया। यहाँ से याद ये रखना है कि सिंपल क्यूबिक में तो एक दूसरे को टच करते हैं एटम्स, लेकिन बीसीसी और एफसीसी में उनके बीच में एक एटम आता है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो स्टूडेंट प्रॉपर्ली नहीं समझ पाता है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस में। क्लियर, 1 बाय 1 क्वेश्चन आता जाएगा और हम उसको अटेम्प्ट करते जाएंगे। क्लियर, ओके पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। लिखा हुआ अ कंपाउंड formed by element A and B crystallizes in a cubic arrangement in which A atoms are at the corners of a cube, B atoms are at the corner of the cube and A atoms are at the face centers। तो अब आप देख लो जरा सिंपल सा लॉजिक कि A कहाँ पर है हमारे पास,
ए सिंपल सा लॉजिक आपके पास फेस सेंटर पे है, और जो बी है वो हमारे पास कहाँ पर है, कॉर्नर पे। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि अभी हमने पढ़ा क्या। अब जब तक आपने 3D विजुलाइजेशन ना किया होता ना, तो कोई आपको ये क्वेश्चन समझ में ही ना आते, लेकिन अब आएंगे। कैसे आएंगे देख लो जरा। ए जो एटम है वो कहाँ पर है, फेस सेंटर पे है, और जो बी एटम है वो कहाँ पर है, हमारे पास कॉर्नर पे है। तो फॉर्मूला आपको बताना है। तो यदि बी एटम्स कॉर्नर पे हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है कि कॉर्नर आपके पास होते 8, और हर एक कॉर्नर पे 1/8 एटम कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। कहने का मतलब कि हम टोटल बोलें तो बी के 1 एटम है। क्यों? क्योंकि बी के एटम्स लाई कहाँ कर रहे हैं, कॉर्नर पे, और 8 कॉर्नर से हर एक कॉर्नर पे 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होना है एटम का। तो टोटल आपके एटम्स बी के कितने हो गए, 1। आया कुछ समझ में? और यदि बोला जाए कि ए कहाँ पर है, फेस सेंटर पे, बोलो सर हम बताएंगे, बताओ बताओ। यस सर, फेस होते हैं 6। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे, और हर फेस पे होता है हाफ। चलो ठीक है, ये भी बात मान ली तुम्हारी। अब टोटल एटम्स हाफ इंटू 6, 3। लॉजिक समझ में आ रहा है कि 6 फेस और हर एक फेस पे हाफ कंट्रीब्यूशन, टोटल हो गए 3। तो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी A3B। बोले सर ये समझ में आया सर, बात समझ आ रही, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, अब आते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास, बहुत जल्दी से स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके पास अगला क्वेश्चन। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखिए जरा हमारे पास क्या लिखा हुआ है। सिंपल सा लॉजिक लिखा हुआ, अ यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ अ क्यूब इन विच देयर आर A एटम्स एट द कॉर्नर्स, B एटम्स एट द फेस सेंटर्स, A आर मिसिंग फ्रॉम 6 to 2 कॉर्नर्स ऑफ ईच यूनिट सेल। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला। अब देखो आप, A कहाँ पर है, कॉर्नर पे, B कहाँ पर है, हमारे पास फेस सेंटर पे। बहुत सिंपल सा, जैसे आपके पास एक हमने ऑलमोस्ट समथिंग कुछ ऐसा रफली बना लिया। यहाँ पर हमने एक रफली बना लिया आपके पास, क्लियर। ये हमने आपके पास ऐसा कंस्ट्रक्ट कर लिया। यहाँ पर एटम, यहाँ पर एटम, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और हमने बोल दिया 2 मिसिंग है, क्योंकि ये तो बोल रहा है कि भाई A कहाँ पर है, A है कॉर्नर पे, ये तुरंत लिख लिया करो। और B कहाँ पर है आपके पास, फेस पे है। तो ये फेस वाला तो समझ में आ गया, अब ये भी करके गए हमारे पास, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई 6 फेस होते हैं और एक में हाफ होता है। तो टोटल आपके पास B में कितने एटम्स हो जाएंगे, 3 एटम, क्लियर। लेकिन यदि एटम्स बोले जाए A में कितने हैं, तो अब आप देखो जरा, कॉर्नर पे कितने हैं हमारे पास, 8 होते हैं, लेकिन बोला 2 मिसिंग हो गए, मतलब 2 कम हो गए, तो बचे कितने, 6। बात समझ में आ रही। तो एटम्स तो 6 हैं, बात समझ में आ रही। और हर एक एटम का 1/8 पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट होता है। याद रखना है आपको कि 8 एटम होते हैं, 2 मिस हो गए, बचे 6। अब एक एटम का कितना पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट होता है, 1/8। तो टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 × 1/8, मतलब 2 से 3, 2 से 4। तो मतलब यहाँ से क्या आ गया, 3/4। ये एटम आ गए हमारे पास किसके, A के। तो यहाँ से देख लो हमारे पास A आ गया 3/4 और B क्या आ गया हमारे पास 3। अब इसका यदि डिनोमिनेटर हटाना है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 4 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, A3 और B 12। यदि इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, AB4। था क्वेश्चन कुछ अच्छा, बात समझ में आ रही। और ये आया हुआ है आपका नीट में, बात समझ में आ रही है। नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा वैल्यू चेंज थी, आपके पास सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं करना है, सिंपल सा आपको वही वर्कआउट करना है जो आपने पढ़ा अभी तक। यदि आपके माइंड से वो निकला तो क्वेश्चन निकला, फैक्ट। खैर आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा हमारे पास सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अ कंपाउंड एक्स एंड वाई क्रिस्टलाइजेज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड विच वाई एटम्स आर एट कॉर्नर्स एंड एक्स आर, वाई कहाँ पर है आपके पास, कॉर्नर पे है, एंड एक्स कहाँ पर है, अल्टरनेट फेसेस। अब देखिए, तो कोई भी कंडीशन हमारे पास आ जाए आपके पास, हमको कुछ नहीं है करना, हमको कुछ नहीं करना। वास्तव में अल्टरनेट फेसेज आ जाए, अल्टरनेट एजेज आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम दोनों केसेस बता रहे हैं आपके पास। तो देखो जरा, कॉर्नर पे बोला गया है हमारे पास, तो कॉर्नर का मतलब तो साफ है कि भैया 8 एटम्स होते हैं और हर एक एटम 1/8 को कंट्रीब्यूट करेगा। तो टोटल आपके पास वाई पे क्या आ गया, 1 एटम आ गया। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। फेस वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान समझना है। सेम कंडीशन आपके पास कि हमने आपके पास एक क्यूब बनाया, अब उस क्यूब में आप देख रहे होगे सीधा सा लॉजिक कि टोटल फेस कितने होते हैं, 6। अब यहां पर यदि फेस, यहां पर एटम है तो यहां पर नहीं होगा, क्योंकि अल्टरनेट बोल रहा था, मतलब एक छोड़ करके यहां पर है तो यहां पर नहीं होगा, मतलब यहां पर होगा, क्लियर। ऐसे ही यहां पर है तो यहां पर नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। अब आप बोलो सर ऊपर नीचे तो होगा, लेकिन यदि यहां पर है ऊपर हो गया तो जस्ट उसके बगल में ना आ गया, बात में एडजेसेंट बोला, मतलब एक छोड़ करके, तो मतलब यहां पर है तो ऊपर वाले में नहीं होगा, यहां पर होगा।
और यहां पर है तो नीचे वाले में नहीं होगा, यहां पर होगा, क्योंकि एक छोड़ करके अल्टरनेट, यहां पर है तो यहां पर नहीं होगा, साइड वाले में यहां पर होगा, और यहां पर है तो यहां नहीं होगा, यहां पर होगा। मतलब अल्टरनेट का मतलब ये हो गया कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही एटम होंगे फेसेज में, तो हर एक एटम कितने कंट्रीब्यूट करता है 1/2 का। तो कहने का मतलब यहां से क्या आ जाएगा 2 × 1/2, मतलब 1 एटम यहां से आ जाएगा, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा XY। कोई प्रॉब्लम? बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत मजा आ रहा है सर। खैर आगे देख लेते जरा हमारे पास। यदि यही अल्टरनेट एजेस कर देता तो कितनी एज होती है भैया मेरे? यस, टोटल होती है 12 एजेस, और 12 एजेस में हर एक एज आपके पास 1/4 को कंट्रीब्यूट करती है। कहने का मतलब यहां से एटम कितने आ जाते हैं हमारे पास 3 एटम। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता XY3। कब? जब हमारे पास बोलता अल्टरनेट एजेस। ये आपका मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? जेई मेंस इतना तो पता है। तो ये कंडीशंस थी, तो चारों टाइप की हमने करा दी, और भी बहुत सारे होते हैं। तो आगे जैसे जैसे हम पैकिंग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और क्वेश्चन आपको कराते जाएंगे। क्लियर? तो अभी हमने जितना पढ़ा था यूनिट सेल पे, उसके बिहाफ पे 4 क्वेश्चन हमने करा दिए। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे, जो हमने रेडियस एडियस पढ़ा है। इसके बिहाफ पे भी तो कर लें। बोलो नहीं सर आपने उसके क्वेश्चन तो करा ही नहीं। तो सॉलिड स्टेट हम आपको इतना अच्छे से पढ़ा देंगे। अच्छा सॉलिड स्टेट ही क्या, सारे पढ़ा देंगे। बस ये है न्यू है यूट्यूब पे, फ्रिक्वेंसी थोड़ा मैच करने में टाइम दीजिए, बाकी तो ऑलमोस्ट अच्छा ही होगा सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिएगा। सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन अ BCC यूनिट सेल। अच्छा BCC है तो मतलब ये चीज़ तो माइंड में तुरंत आ गई भाई कि जेड की वैल्यू क्या होगी 2। इसका मतलब ये हो गया कि 2 एटम पर यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे 2। आगे कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल निकालनी है इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम। अब देखो 9.2 ग्राम लिखा हुआ है सोडियम, तो भैया इसमें हम पहले तो निकाल लें कि एटम्स कितने हैं, और जब एटम्स पता चल जाएंगे तो हमको पता है कि 2 एटम्स में 1 यूनिट सेल है, तो 2 का डिवाइड करा। एटम्स कैसे निकालेंगे? 9.2 ग्राम दिया गया तो उसके मोल्स निकाल लो। मोल्स कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलर मास। तो क्या गया हमारे पास 0.4 मोल। अब यदि हमको एटम निकालना है तो हम क्या करते हैं 0.4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मोल कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लो। तो कोई छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं कॉम्पिटिशन में बहुत हार्ड करते हैं। हार्ड का मतलब परेशानी पहुंचाते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो इसलिए मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसका हमने प्लेलिस्ट में वीडियो बना रखा है। मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करें हमने, आगे देख लीजिएगा, कवर आगे भी करेंगे। खैर इसमें देखिएगा जरा हमारे पास, तो एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई करा दो मोल्स में। मोल्स हमारे पास 9.2 था तो इतना आंसर आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 8 0 24, तो ये हमारे पास हो गया। और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर 2.4 इंटू 10⁻23। अब क्योंकि हमारे पास इतने एटम्स आ गए, हमको यूनिट सेल निकालनी है, तो एक एटम्स जो है 2 एटम्स में 1 यूनिट सेल है, तो इतने एटम्स में कितनी यूनिट सेल आ जाएगी 2 का डिवाइड करा दो, तो क्या आ जाएगा आंसर 1.2044 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ओके नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोले सर कितने क्वेश्चन कराओगे? देखो प्रैक्टिस करानी है हमको। सॉलिड स्टेट मोस्टली स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है, हमने आपको बताया भी था कि हमको हार्ड लगता था, बट हमारे क्लासमेट्स को भी लगता था। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम आपको सामने वो प्रॉब्लम्स नहीं रखना चाहते जो हमारे साथ हुई। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, स्क्रीन पे देखिएगा हमारे पास। सिल्वर क्रिस्टलाइजेज विथ FCC यूनिट सेल, ईच साइड ऑफ यूनिट सेल हैज अ लेंथ ऑफ 400 pm मतलब पिकोमीटर। ओके, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सिल्वर एटम, मतलब यहाँ से हमको आपके पास सिल्वर एटम की रेडियस निकालनी है, R निकालना है। अब ये क्या बोला गया हमारे पास FCC है, तो जब भैया FCC है रेडियस निकालनी, तो आंख मूंद करके आपको पता है कि भाई A/2√2। ये तो फॉर्मूले तो देखो याद रखने पड़ेंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो रेडियस निकालनी है हमारे पास, है ना, और हमारे पास एज लेंथ पता है, तो क्या हो जाएगा 400 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2 × √2। अब √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, तो ऐसा क्या हो जाएगा हमारे पास 400 √2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा √2 × √2 हो जाएगा 4, 4 से कैंसिल आउट हो गया तो क्या आंसर आ जाएगा 100√2 pm। क्लियर? पिकोमीटर। कोई प्रॉब्लम? बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्टली फॉर्मूले पे वैल्यू पुट आउट करनी होती है। कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रखिए। √2 की वैल्यू आपको पता है 1.414, मल्टीप्लाई करा सकते हो। ओके, सो आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। खैर क्वेश्चन तो सारे अच्छे थे, ये वाला थोड़ा इजी था।
लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है CsCl क्रिस्टल है एज वेल एज Cl आयंस आर एट द कॉर्नर्स, Cs और सेंटर, मतलब Cl माइनस जो आयंस हैं वो कहाँ पर हैं, कॉर्नर पे हैं, और जो Cs प्लस हैं वो कहाँ पर है आपके पास, एट सेंटर। क्लियर। आगे क्या बोला गया हमारे पास, इफ द रेडियाई ऑफ Cs प्लस एंड Cl माइनस, Cs प्लस की रेडियाई दी गई 1.69 एंगस्ट्रॉम और इसकी रेडियाई दी गई 1.81 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। इतना हमारे पास कंडीशन दी गई है, तो एज लेंथ निकालना है आपको, मतलब ए की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। अब आप ध्यान से समझो जरा हमारे पास, अब आपसे यदि पूछा जाए कि भैया हमारे पास यदि कॉर्नर पे ये है और सेंटर पे ये है तो कौन सी यूनिट सेल है, बताओ। बोले सर हमको सब पता है, क्या, BCC, क्योंकि सेंटर पे होता है एज वेल एज कॉर्नर पे होता है, फेस की बात ही नहीं करी गई, तो मतलब ये आपके पास BCC है। और BCC में यदि हमको ये पता है तो रेडियस हमको पता है, तो हम क्या लगा सकते हैं, R = √3/4 A। एज लेंथ निकालनी है तो क्या हो जाएगा, R × 4/√3। अब बोलो सर R क्या लेंगे, तो R बाई वही तो कंडीशन है हमारे पास कि R क्या हो जाएगी, D/2, मतलब इन दोनों का एडिशन कर दो अपॉन क्या कर दो 2। तो कहने का मतलब आपके पास 1.81 प्लस 1.69 अपॉन क्या हो गया 2, तो ये कितना हो गया हमारे पास 0.5/2, क्या हो गया 1.75 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे देख लो आप 1.75 × 4/√3। अब √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। देखो सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका यही है। अब ऐसे दोनों 1.73 रख करके डिवाइड कराते घूमेंगे तो ऐसे तो हो जाएगा फिर। खैर, तो यहाँ पे ये हो गया 3, तो 1.75 × 4/3 × √3। अब इससे इसको कैंसिल आउट कर दो। आगे कैलकुलेशन आप कर लेना, वो आपके ऊपर है, वीडियो लंबा क्यों करें। खैर, बात समझ में आ रही, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना था, रेडियस आपकी मीन वैल्यू ली जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा यूनिट सेल है। तो आपको ये रेडियस के फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं, एज लेंथ के फॉर्मूले की वैल्यू समझ में आ रही है, डी की वैल्यू समझ में आ रही है। तो ये इसलिए हमारे पास ये लॉजिक पढ़ाया गया था। ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है सॉलिड स्टेट का। यदि आपको बिलीव ना हो तो चैप्टर खत्म होने के बाद आपको खुद ही एहसास हो जाएगा। तो इस पे वर्कआउट कर लीजिए, इसके आने वाले चैप्टर्स पे भी थोड़ा सा और वर्कआउट कर लीजिए, सॉलिड स्टेट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। सो आई होप आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पहले वाले भी आए होंगे, आज का भी आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए प्रॉपर तरीके से, जितने क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं हम करा रहे हैं, मोस्टली आप करते रहो। जो ना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नोट्स आप देख सकते हो RC क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके गूगल प्ले से। तो टिल देन एंजॉय, बी मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड।